Subject code MA206. It is a second year mechanical automobile subject, basic automobile engineering. हम आज कवर करेंगे यूनिट 2 सस्पेंशन सिस्टम का टॉपिक नंबर 2.2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो जब हम सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि सस्पेंशन सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम एक कन्वेंशनल व्हीकल के जो सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स का अध्ययन करेंगे। सस्पेंशन सिस्टम, अगर एक फोर व्हीलर के सस्पेंशन सिस्टम की बात की जाए तो वो दो तरह का हो सकता है, फ्रंट सस्पेंशन या रियर सस्पेंशन सिस्टम। जो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम होता है, अगर कन्वेंशनल व्हीकल की बात करें तो उसमें आगे वेट कम है और पीछे वेट ज़्यादा है, तो आगे का सस्पेंशन सिस्टम या स्प्रिंग्स छोटी होंगी साइज में और पीछे की अपेक्षाकृत बड़ी होंगी, जैसा भारी वाहनों में होता है। कभी भी जो लीफ स्प्रिंग्स यूज़ की जाती हैं या और दूसरी स्प्रिंग यूज़ की जाती हैं तो एक साइज़ की स्प्रिंग आगे पीछे यूज़ नहीं की जाती हैं, हमेशा आगे पीछे डिफरेंट साइज़ की यूज़ की जाती हैं, ताकि उनका जब वाइब्रेशन हो, कंपन हो, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर सेम साइज़ के आगे और पीछे स्प्रिंग्स यूज़ कर लेंगे हम तो वो सेम आवृत्ति पर, एक ही आवृत्ति पर वो कंपन करेंगी और उससे रेजोनेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अनुनाद की, और उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए हम हमेशा अलग अलग साइज़ की स्प्रिंग यूज़ करते हैं। तो आगे का सस्पेंशन सिस्टम होगा, उसके अपने अलग कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि अगले पहियों को स्टीयर भी होना होता है और आगे इंजन भी प्लेस्ड होता है, तो उसके लिए अलग टाइप का सस्पेंशन सिस्टम होता है और पीछे के सस्पेंशन सिस्टम के फीचर्स कुछ अलग हैं। भारी वाहनों की बात करें तो पीछे मेनली लोड लेने के लिए सस्पेंशन सिस्टम होता है। भारी वाहनों में हम विद हेल्पर स्प्रिंग भी सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो है टाइप की बात करें, पहला हो गया आगे और पीछे का अलग अलग। दूसरा जो है वो कौन सा स्प्रिंग मीडियम या स्प्रिंग का माध्यम, कौन से प्रकार की स्प्रिंग हम काम में ले रहे हैं, उस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राय जो पॉपुलर स्प्रिंग्स हैं वो कॉइल स्प्रिंग काम में ली जाती हैं, कुंडली कमानी जिसे बोलते हैं, या लीफ स्प्रिंग जिसे पत्तेदार कमानी कहते हैं, वो बहुत अधिक काम में ली जाती हैं पारंपरिक रूप से। टॉर्शन बार या ऐंठ दंड जिसे हिंदी में कहते हैं, ये भी प्रयोग में किया जाता है। रबर सस्पेंशन सिस्टम, रबर के ब्लॉक्स को भी वाइब्रेशंस को या सड़क के झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाया जाता है, तो ये रबर सस्पेंशन है। और एयर सस्पेंशन सिस्टम, एयर के बैग्स को प्लेस किया जाता है स्प्रिंग्स के स्थान पर, तो वो एयर सस्पेंशन सिस्टम भी होता है। तो ये टाइप हो गए, कौन सी टाइप की स्प्रिंग या कौन से टाइप का स्प्रिंग मीडियम माध्यम जो है हम प्रयोग में ले रहे हैं उसके आधार पर। एक जो प्रमुख क्लासिफिकेशन होता है इसका, उसके अनुसार इस सस्पेंशन सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है रिजिड बीम सस्पेंशन सिस्टम और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली। रिजिड बीम या दृढ़ बीम सस्पेंशन सिस्टम को डिपेंडेंट या निर्भर प्रणाली भी कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। हम इसी से शुरू करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से, कि ये कैसे होते हैं, इसका क्या फीचर्स हैं। तो जो रिजिड बीम या दृढ़ धुरा या जिसे दृढ़ बीम सस्पेंशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम भी है। ये इसका हम पहले चित्र अगर देखें तो ये एक दृढ़ धुरा है, इसको बीच में से डाउन किया है ताकि हम स्प्रिंग के लिए स्थान बना सकें और वाहन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर सकें। ये धुरा सीधा भी हो सकता था, पर ये धुरा नीचे किया हुआ है बीच में, ये स्प्रिंग के स्थान है लगाने के। तो ये एक रिजिड बीम है जिसके दोनों सिरों पर स्टब एक्सल लगे हुए हैं और उनके ऊपर व्हील लगे हुए हैं। तो ये रिजिड बीम के ऊपर हम यहाँ लगाएंगे स्प्रिंग्स, उसके ऊपर लगाएंगे फ्रेम और फ्रेम के ऊपर बॉडी बनेगी। अगर कोई एक धुरा रिजिड बीम के रूप में है, दृढ़ धुरे के रूप में है, तो उसके एक ओर के पहिए पर जब कोई झटका आता है तो उससे दूसरे ओर का पहिया भी प्रभावित होता है। यही यहाँ लिखा हुआ है। जब कोई धुरा यानी एक्सल दृढ़ बीम के रूप में होता है तो उस धुरे के एक ओर लगे पहिए पर
आने वाले झटके यानी जर्क का प्रभाव दूसरी ओर के पहिए पर भी पड़ता है। अर्थात कोई पहिया उसी धुरे पर दूसरी ओर लगे हुए पहिए से स्वतंत्र नहीं होता, अपितु उस पर निर्भर होता है। यह दृढ़ धुरा या डिपेंडेंट सस्पेंशन कहलाता है। कैसे ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं ये हम इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर एक ओर का पहिया कहीं किसी उभार के ऊपर से जा रहा है तो ये पहिया ऊपर उठेगा, उसके कारण ये पूरा धुरा जो है दृढ़ होने के कारण, मजबूत होने के कारण ये भी ऊपर उठ जाएगा और दूसरा पहिया भी झुक जाएगा, उसका एंगल भी चेंज होगा, उसका सड़क के साथ संपर्क भी प्रभावित होगा। इसी प्रकार से यदि कोई पहिया गड्ढे में जाता है तो उसके कारण भी दूसरा पहिया प्रभावित होता है। तो ये रिजिड बीम सस्पेंशन सिस्टम है जिसमें एक ओर के पहिए पर आने वाले झटके का प्रभाव दूसरी ओर के पहिए को भी प्रभावित करता है। इसके क्या फीचर हैं? जब दृढ़ धुरा सस्पेंशन वाले वाहन विषमताओं वाले मार्ग यानी उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे मार्ग पर चलते हैं तो धुरा झुक जाता है, एक्सल खुद झुक जाता है और पहिए ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल नहीं रहते। इससे होता क्या है कि पूरा वाहन एक ओर को झुक जाता है। ये जो स्थिति है ये अवांछनीय है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। खराब सवारी यानी रफ राइड के अतिरिक्त इससे पहिए भी डोलते हैं, डोलना मतलब वॉबलिंग, पहिए वबल होते हैं, तथा सड़क के साथ आसंजन यानी सड़क के साथ जो पकड़ है, सड़क के साथ जो एडेशन है वो भी कम हो जाता है। तो ये कमियां हैं दृढ़ धुरा सस्पेंशन सिस्टम में। इसको सुधार करने के लिए बनाया गया स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली। हालांकि दृढ़ धुरा सस्पेंशन में ये कमियां हैं बहुत सारी और एडवांटेज हैं स्वतंत्र सस्पेंशन सिस्टम में बहुत सारे, परंतु फिर भी हैवी व्हीकल्स में हम रिजिड बीम सस्पेंशन सिस्टम ही काम में लेते हैं। उसका कारण ये है कि वह बहुत अधिक लोड सहन कर सकता है, ये बहुत दृढ़ है यानी बहुत रिजिड है और स्वतंत्र में इतनी रिजिडिटी नहीं होती है। तो हम आगे देखते हैं स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली। जब किसी एक्सल के एक ओर के पहिए पर एक एक्सल है और उसके एक ओर के पहिए पर लगने वाले झटके का प्रभाव, जर्क का इफेक्ट दूसरी ओर के पहिए पर नहीं पड़ता हो, उसको प्रभावित नहीं करता हो, अर्थात किसी एक्सल के दोनों ओर लगे पहिए एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर सड़क के झटके सहन कर सकते हो यानी ऊपर नीचे हो सकते हो, तो यह स्वतंत्र सस्पेंशन कहलाता है। इसमें एक ओर के पहिए का झुकाव दूसरी ओर के पहिए पर प्रभाव नहीं डालता है। एक डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का यहाँ चित्र बनाया गया है। इनका विस्तार से अध्ययन हम आगे के जो है लेक्चर्स में करेंगे, आगे के थर्ड ईयर में करेंगे। तो ये देखिए, ये एक फ्रेम या जैसे बॉडी का भी भाग हो सकता है ये, और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं अपर विशबोन मेंबर्स। ये है अपर विशबोन आर्म, ये है लोअर विशबोन आर्म, और ये अपर विशबोन आर्म लोअर विशबोन आर्म के बीच में लगा हुआ है स्टब एक्सल। ये एक्सल है जिसके ऊपर व्हील लगा हुआ है, और लोअर विशबोन आर्म और फ्रेम के बीच में लगी हुई है स्प्रिंग। तो यदि एक ओर का पहिया किसी उभार के ऊपर से या गड्ढे में से जाता है तो केवल वही ऊपर नीचे होता है, उसके कारण दूसरा पहिया अप्रभावित रहता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहिया अधिक झुकता भी नहीं है, जिसके कारण स्टीयरिंग ज्योमेट्री परिवर्तित हो जाती है झुकने के कारण। तो कैम्बर एंगल या कैस्टर किंगपिन इंक्लिनेशन वगैरह है वो चेंज नहीं होते हैं। तो स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली जो है उसमें हमें ये लाभ मिलता है। एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हम बात करें तो इसमें हम लीफ स्प्रिंग की जगह कॉइल स्प्रिंग काम में ले सकते हैं, ज़्यादातर ली जाती हैं, जो कि अधिक ऊर्जा, कम भार की होने के साथ साथ अधिक ऊर्जा एकत्र करती हैं और हल्की होती हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि यह अनस्प्रंग वेट को भी कम कर देती है। तो अनस्प्रंग वेट कम होता है तो टायर जो है सड़क के साथ कम रगड़ खाते हैं और टायरों की आयु बढ़ती है। तो ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का एक एडवांटेज है। दूसरा, इसमें यात्रा आरामदायक होती है क्योंकि रोलिंग इफेक्ट को बढ़ाए बिना अधिक लचीली स्प्रिंग है, अधिक नरम या अधिक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लीफ स्प्रिंग को बहुत फ्लेक्सिबल वाली लीफ स्प्रिंग यूज़ करेंगे तो उससे
रोलिंग इफेक्ट यानी पलटने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु कॉइल स्प्रिंग में हम लचीली स्प्रिंग प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे यात्रा आरामदायक हो जाती है। इसमें स्प्रिंगों के दबने पर स्टीयरिंग ज्यामिति या स्ट्रिंग ज्योमेट्री प्रभावित नहीं होती। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि जब एक ओर का पहिया ऊपर नीचे होता है तो उससे स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती। इसके अलावा ब्रेक लगाने और एक्सेलरेट करने पर भी इसमें स्टीयरिंग ज्योमेट्री अप्रभावित रहती है। दूसरा, इसमें इंजन कंपार्टमेंट, जिसे हम इंजन कक्ष बोलते हैं, उसमें अधिक स्थान मिलता है, क्योंकि हम इंजन कोई रिजिड बीम नहीं है, कोई दृढ़ बीम नहीं है जिसके ऊपर ही हमको इंजन को रखना हो, तो इंजन को और जो चेसिस के अन्य भाग हैं उसे नीचे उतारा जा सकता है, सड़क के नज़दीक किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वाहन का गुरुत्व केंद्र भी नीचे होगा, और गुरुत्व केंद्र नीचे होने से हम वाहन की स्टेबिलिटी को अधिक सुधार सकते हैं, उसके मोड़ पर पलटने की संभावना कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के, परंतु फिर भी भारी वाहनों में दृढ़ बीम का प्रयोग जो है वो भारी वाहनों में किया जाता है, क्योंकि यह अधिक भार वहन करने में सक्षम होता है, और दृढ़ बीम जो है वो रिजिड होती है, मजबूत होती है, इसलिए भारी वाहनों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, खासकर फ्रंट इंडिपेंडेंट के, वो मुख्य जो हम अगले ईयर में अध्ययन करेंगे इनका विस्तार से, अभी केवल हम नाम पढ़ेंगे इनका। विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, विशबोन या जिसको पैरेलल लिंक सस्पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है। जैसा अभी हमने एक चित्र देखा, अपर विशबोन और लोअर विशबोन मेंबर्स हैं जो हिंज्ड या पिवट जॉइंट के द्वारा फ्रेम से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें जो है इस कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है बिटवीन दी फ्रेम एंड लोअर विशबोन मेंबर्स। तो ये विशबोन टाइप के एक पॉपुलर जो है सस्पेंशन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ज़्यादातर एसयूवीज में जो होता है वो ये प्रयोग में लिया जाता है। एक है मैकफर्सन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम, इसमें अपर विशबोन मेंबर यूज नहीं किया जाता, केवल लोअर विशबोन मेंबर यूज किया जाता है, और कॉइल स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रट के रूप में शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है, और इससे इंजन कंपार्टमेंट में भी हमें ज़्यादा जगह मिलती है और ये अपेक्षाकृत उससे सरल हो जाता है। तो आजकल ज़्यादातर जो मध्यम कारें हैं, मीडियम कार्स, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव वाली, उसमें ये मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा वर्टिकल गाइड टाइप सस्पेंशन सिस्टम हो सकता है, ट्रेलिंग लिंक टाइप का हो सकता है, टॉर्शन बार टाइप का हो सकता है, या अन्य और कई हैं। तो इनका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं स्प्रिंग माध्यम के आधार पर, या स्प्रिंग की जो है कौन सी स्प्रिंग हम काम में ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कॉइल स्प्रिंग्स जो काम में ली जाती हैं वो कॉइल स्प्रिंग बेसिकली वायर की बनी हुई होती हैं, मोटे वायर की, और ये कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग्स हम ज़्यादातर सस्पेंशन सिस्टम में काम में लेते हैं। कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग्स जो हैं इनमें टॉर्शन स्ट्रेस डेवलप होती है, और ये जो है हम इसमें प्रयोग में लेते हैं। तो किस प्रकार से इसका यूज होता है, इनका डिटेल में अध्ययन आगे किया जाएगा। लीफ स्प्रिंग या पत्तेदार कमानी, एक सरल चित्र की सहायता से इसको दिखाया गया है यहाँ पर, कि जो लीफ स्प्रिंग होती हैं वो कई लीव्स जो हैं, अलग अलग पत्ते होते हैं जिनका सेक्शन जो है वो इस तरह से होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की होती हैं ये लीव्स, और इन लीव्स को एक के ऊपर एक रख करके और सेंटर बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। सबसे ऊपर वाली लीफ मास्टर लीफ कहलाती है, जिसके सिरों को घुमा करके आई बनाई जाती है, जिसके अंदर सस्पेंशन पिन लगाई जाती है, और एक तरफ हैंगर से और एक तरफ हैंगर और शैकल से इसको फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है। नीचे वाली लीव्स ऑक्सिलरी लीव्स कहलाती हैं, सहायक पत्तियां हैं ये इसके नीचे लगी हुई है, जो सब एक ही सेंटर बोल्ट के द्वारा जुड़ी हुई हैं। इनको बिखरने से रोकने के लिए रीबाउंड क्लिप्स लगाए होते हैं, जो नीचे वाली पत्ती के साथ जुड़ा होता है और ऊपर उसको बांध के रखता है केवल। इसका जो फ्री कंडीशन के अंदर दोनों आई के बीच की दूरी को स्पान कहते हैं, और दोनों आईज के सेंटर को मिलाने वाला जो है तल, उससे और टॉप मास्टर लीफ के टॉप सरफेस के बीच की दूरी को कैम्बर कहा जाता है।
तो ये एक लीफ स्प्रिंग, ये है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, अर्ध दीर्घवृत्ताकार लीफ स्प्रिंग। सबसे ज़्यादा यही प्रयोग में लाई जाती है, किंतु अगर दो सेमी इलिप्टिकल को जोड़ दिया जाए तो वो इलिप्टिकल, या इसके साथ एक क्वार्टर, इसका आधा कर दिया जाए तो वो क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग और 3/4 लीफ इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग भी संभव है, परंतु आजकल ज़्यादातर यही प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा एक टॉर्शन बार, जिसमें बेसिकली एक बार होती है जिसका एक सिरा फ्रेम के साथ फिक्स है और दूसरा सिरा बेयरिंग के माध्यम से व्हील आर्म के साथ स्क्वायर जॉइंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसके साथ एक्सल लगा हुआ है, इसके ऊपर व्हील लगता है, यहाँ पर ये व्हील का स्पिंडल है। जब ये व्हील यहाँ लगा हुआ व्हील किसी कारण से ऊपर नीचे होगा तो ये जो व्हील आर्म है ये इसके अंदर इस टॉर्शन बार में ऐंठ उत्पन्न करेगी या टॉर्शन उत्पन्न करेगी। इसका एक सिरा फिक्स होने के कारण इसमें टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो टॉर्शन बार की क्वालिटी है कि वो वापस अपने जो है व्हील आर्म को अपने पूर्व स्थिति में लेके आएगी। तो इस प्रकार से इसमें स्प्रिंग का यूज किया जाता है टॉर्शन बार के रूप में। इसके अलावा एयर सस्पेंशन सिस्टम, जिसका पूरा विस्तार से अध्ययन हम 3rd ईयर में करेंगे, जिनमें एयर के बिलोज, जिनमें एयर के बैग्स होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है कंप्रेसर के माध्यम से, और चारों लीफ स्प्रिंग्स के स्थान पर 4 एयर बैग्स फिट कर दिए जाते हैं। इनमें 2 सर्किट्स के माध्यम से एयर भेजी जाती है, 2 एयर सर्किट्स के माध्यम से, और लेवलिंग वाल्व लगे हुए होते हैं जिसके कारण जब कोई एयर बैग दबता है, अधिक दबता है, तो वो लेवलिंग वाल्व भी नीचा होता है और उसमें एडिशनल एयर कंप्रेसर के द्वारा भेज दी जाती है। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें बिलोज टाइप या एयर बैग का यूज किया जाता है। पिस्टन टाइप भी होते हैं पर ज़्यादा पॉपुलर एयर बिलोज टाइप या एयर बैग टाइप एयर सस्पेंशन सिस्टम है। इसके अलावा यदि स्प्रिंग्स के स्थान पर रबर के ब्लॉक्स का यूज किया जाए और जो स्प्रिंग वेट है, अनस्प्रिंग वेट है, उसके बीच में रबर ब्लॉक्स को प्लेस कर दिया जाए तो वो रबर सस्पेंशन सिस्टम भी प्रयोग में लिया जाता है। तो हमने देखा आज कि जो अलग अलग टाइप के सस्पेंशन सिस्टम कौन से हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी रिजिड बीम और स्वतंत्र सस्पेंशन प्रणाली, उनका क्या अंतर है और क्या एडवांटेज है। अगले लेक्चर में हम इनके जो प्रमुख प्रकार हैं लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम का, वो हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।